सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक पिक्चर शो की थी, एक टाइप मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। और वो था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और मैंने आपको बताया था कि वो मॉडल को दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। फर्स्ट वन इज़ द सिंगर एंड सेकंड वन इज़ द निकोलसन। उन्होंने 1972 में ये मॉडल हम लोगों को दिया था। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्लासी फ्लूइड नेचर है किसका, लिपिड्स का, वो अनेबल करता है मूवमेंट किसकी, प्रोटीन्स की विद इन द ओवरऑल बायलेयर। यानी कि वो जो बायलेयर स्ट्रक्चर था बीच में प्रेजेंट था। आप ये एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर आप देख सकते हो जो बीच में प्रेजेंट है ये हमारा बायलेयर स्ट्रक्चर है। और इसके अलॉन्ग वो क्या करता है, वो अनेबल करता है प्रोटीन्स की मूवमेंट करवाने के लिए। और इस मूवमेंट की जो एबिलिटी है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट हो रही है, इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास कि जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस टेक्स प्लेस कर सके सेल के अंदर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फंक्शन जैसे कि फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ है, फॉर्मेशन है इंटरसेलुलर जंक्शंस की, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीजन में, इन सब प्रोसेसेस में वो हेल्प करता है। ठीक है, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और ये जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए। अब इन्हीं मूवमेंट के बेसिस पे हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर तीन प्रोसेसेस टेक्स प्लेस करती है। फर्स्ट वन इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज़ द ऑस्मोसिस और थर्ड इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और उस प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यही होता है कि मतलब मान लो कि एक मॉलिक्यूल है वो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट में आ रहा है, यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है विदाउट किसी एनर्जी की हेल्प से, यानी कि कोई एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और हमारे कुछ जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो भी मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, और वो भी किसके अलॉन्ग होती है, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। आपने कभी देखा होगा कि एक बीकर में बहुत ज़्यादा पानी है और दूसरे बीकर से उसे कनेक्ट किया हुआ है जिसमें बहुत ही लो मतलब वाटर लेवल है, तो अगर उस पर हम प्रेशर डालेंगे तो ना विदाउट हेल्प ऑफ मतलब एटीपी के बिना यूज़ के वो हायर से लोअर वाले की तरफ जाना, मूव करना शुरू हो जाता है। और जो मूवमेंट होती है वाटर की वो किसके थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मतलब ये सब जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी कि इसमें मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की बिना किसी एटीपी के हेल्प की। बस आता है नेक्स्ट, दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमारे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं कर सकते किसके थ्रू, नॉन पोलर लिपिड बायलेयर। अब हमारी जो बायलेयर लिपिड बायलेयर होती है वो एक नॉन पोलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली नॉन पोलर स्ट्रक्चर है तो उससे पोलर मॉलिक्यूल्स तो मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए उनको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है जो उनकी ट्रांसपोर्ट को मूव करवा सके। यानी वो कैरियर प्रोटीन का कौन बनता है, दैट इज़ द एटीपी। वो एटीपी की हेल्प से मतलब मूवमेंट करते हैं। अब जो कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ऑब्वियसली लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे तो वो अगेंस्ट हो गया, यानी कि अब किसी चीज़ को लोअर लेवल से हायर लेवल में लेके जाना है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आता है एक हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। अब सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है, रफ सा डायग्राम है जो सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में कि उसकी वर्किंग कैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो बीच में ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, और जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो हेल्प करते हैं सोडियम आयंस को मूव करने में लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये पोटेशियम आयंस को मूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है उस पर
3 बाइंडिंग साइट्स होती है सोडियम की, और यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट्स होती है किसकी, पोटेशियम आयन की। ठीक है, अब क्या होता है कि जब सबसे पहले जब 3 सोडियम आयन्स जब इससे अटैच करते हैं, बाइंडिंग साइट पे अटैच करते हैं, तो हमारा जो ATP है वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाता है और वो यहाँ पे अपना हो जाता है आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या होता है कि वो जब अटैच हो जाता है तो क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये अपनी शेप चेंज कर लेता है और इसको जो सोडियम आयंस जो अटैच हुए हैं उनको उधर साइड शिफ्ट कर देता है, यहाँ से पोटेशियम एरिया से जो सोडियम एरिया होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो पोटेशियम आयंस हैं वो यहाँ पे 2 बाइंडिंग साइट्स जो होती हैं वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही वही क्या होता है कि फिर से ये पोटेशियम पंप जो होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये अपनी शेप चेंज कर लेता है और जो पोटेशियम आयंस है वो इधर साइड शिफ्ट हो जाता है और उसके साथ साथ हमारा जो पोटेशियम जो हमारा फॉस्फेट आयन था वो भी रिलीज हो जाता है। दिस इज हाउ द सोडियम पोटेशियम पंप वर्क्स to help to move across the molecules across the lower concentration to the higher concentration. Transport takes place in the सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल होती है, हमें भी पता है कि जो सेल वॉल होती है एक नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और ये हमारी जो सेल वॉल होती है वो प्लांट्स, फंजाइज, एल्गीज, इनके लिए क्या है, एक आउटर कवरिंग की तरह एक्ट करती है। ठीक है, यानी कि इनको आउटर कवरिंग प्रोवाइड करती है और हमारी जो सेल वॉल है वो शेप ही नहीं देती सेल को, बल्कि उसको सेल में को मैकेनिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करती है और उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह भी ना हो उससे भी वो प्रोटेक्ट करती है। और हमारी जो सेल वॉल होती है वो सेल टू सेल इंटरेक्शन भी प्रोवाइड करती है और एक जैसे कि अब कोई अनडिज़ायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनसे भी वो प्रोटेक्ट करेगी और जो साथ वाले जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन में हेल्प करेगी। अब हमारी जो सेल वॉल होती है, एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, इन सब से वो बनी हुई है। लेकिन हमारे जो जैसे कि प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो हमारी सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की, पैक्टिन्स की और प्रोटीन। सेलुलोज होता है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसका अंदर हमारे पास एक टर्म आती है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और जो ये हमारे पैक्टिन्स होते हैं ये भी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। ठीक है, और हमारी जो फंजाई होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो ग्लूकन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। अब हमारे पास एक जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक प्राइमरी वॉल आती है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ करवाए, मतलब जैसे कि अब एक यंग प्लांट है उसके अंदर प्राइमरी वॉल होगी, वो जैसे उसकी ग्रोथ करवाएगी सेल की, और जैसे ही सेल हमारा मैच्योर हो जाता है उसके अंदर वो प्राइमरी वॉल जो होती है वो डिमिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसके बाद एक हमारे पास सेकेंडरी वॉल आती है जो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह। अब हमारी एक मिडल लैमेला आती है, ये एक लेयर होती है जो बेसिकली किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, जो होल्ड करती है या ग्लू करती है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को एक साथ, यानी कि जो एक सेल है उसके साथ जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको इकट्ठा करने में या उनको साथ जोड़े रखने में क्या हेल्प करती है, हमारी मिडल लैमेला। अब हमारी जो सेल वॉल है और मिडल लैमेला है वो ट्रांसवर्स हो जाती है किससे, प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये एक कनेक्शन होता है किसके बीच में, जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके बीच में, सेल साइटोप्लाज्म के बीच में। सेल वॉल और जो मिडल लैमेला होता है उनके अंदर जो सेल साइटोप्लाज्म होता है उसके बीच के अंदर जो ये कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है वो हमारा करता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। सो